कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। आपने लैला मजनू, शीरीन फरहाद और रोमियो जूलियट की प्रेम कथाएं जरूर सुनी होंगी। आज हम आपको सुदूर पूर्व में चीन और कोरिया में प्रसिद्ध एक लोक कथा सुना रहे हैं जो वास्तव में अमर प्रेम कथा है। इस कहानी के मंचन भी हुए हैं, इस पर फिल्म भी बनी है और इसका काव्य रूपांतरण भी हुआ है। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रसिद्ध चीनी प्रेम कथा की हिंदी प्रस्तुति मोहब्बत और तितलियां। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वी चीन में उस समय जिन वंश का राज्य था। यहाँ के झेजियांग प्रदेश के शांगयुक शहर में जमींदारों का एक परिवार रहता था जो झू परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। इस पूरे इलाके में झू परिवार को सब लोग उनकी उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए जानते थे। उसी परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम झू यिंगताई था। अपने माँ बाप की ये इकलौती संतान थी। लड़की बहुत होनहार थी। जो भी उससे मिलता था उसकी सुंदरता, अक्लमंदी और विनम्रता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। अपने बचपन से ही यिंगताई को कढ़ाई बुनाई और गीत संगीत से ज्यादा पढ़ने लिखने में आनंद आता था। ये उस समय की बात है जब लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था। उनसे यही उम्मीद की जाती थी कि वो घर का कामकाज सीख लें ताकि उनके विवाह में कोई अड़चन पैदा न हो। लेकिन यिंगताई को तो पढ़ने लिखने से ही प्यार हो गया था। उसे अपने भाइयों को देखकर बहुत जलन होती थी जिन्हें पढ़ने के लिए पुराने ग्रंथ दिए जाते थे। कविता लिखने के लिए भी वो स्वतंत्र थे। वो बार बार अपने माँ बाप से प्रार्थना करती कि उसे भी पढ़ाई के लिए होंगझू भेज दिया जाए। ये वही जगह थी जहाँ उस समय के सभी विद्वान बच्चों को पढ़ाते थे। उसके पिता ने इस बात के लिए उसे सीधे सीधे मना कर दिया। उनका कहना था अगर उनकी बेटी लड़कों के साथ पढ़ेगी तो उनकी तो नाक ही कट जाएगी। लेकिन यिंगताई होशियार भी थी और अपनी बात मनवाने में माहिर भी। पहले तो वो बहुत रोई धोई और उसने सारे जतन कर लिए। आखिर में जब कुछ ना बचा तो उसने अपने पिता से कहा, अच्छा, अगर मैं एक लड़का बनकर वहां जाऊं तो मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूं कि मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगी। मैं पूरे मनोयोग से पढ़ाई करूंगी और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगी। उसकी इन बातों से उसके माँ बाप पसीज गए और उन्होंने यिंगताई को पढ़ाई की अनुमति दे दी। उसका वेश बदलने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की। वो यिंगताई के लिए लड़कों वाले कपड़े लाए, विद्यार्थियों जैसी टोपी, जूते खरीदे गए और किताबों का इंतजाम किया गया। उन्होंने एक छोटे लड़के को बुलाया और उसे रास्ते में सहायक के रूप में यिंगताई के साथ भेजा। और इस तरह यिंगताई लड़के की वेशभूषा में एक दिन खुशी खुशी घर से निकल गई। उसका दिल और दिमाग उत्साह से भरा हुआ था। होंगझू के रास्ते में उसे एक लड़का मिला जिसका नाम लियांग शाम्बो था। वो गरीब परिवार का बेटा था लेकिन बहुत ईमानदार और भोला भाला था। वो कुआउजी प्रांत का रहने वाला था और पढ़ाई के लिए होंगझू जा रहा था। क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही था इसलिए जल्दी ही उनमें दोस्ती हो गई और वो दोनों गपशप करते हुए मंजिल की तरफ चल दिए। दोनों की ही रुचि साहित्य में थी और दोनों ही जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते थे, इसलिए उनमें खूब बातचीत होने लगी। उन दोनों को ही बातचीत से पता चला कि उनके आदर्श और रुचियां एक जैसी हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में आसानी होगी। उन दोनों ने ही निश्चय किया कि वो भाइयों की तरह रहेंगे और एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। उन्होंने जिंदगी भर दोस्ती निभाने की भी प्रतिज्ञा ली। विद्यालय पहुंचने के बाद तो उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। वो दिन में कन्फ्यूशियस की रचनाओं का अध्ययन करते थे और रात में साथ बैठकर साहित्य और दर्शन पर चर्चा किया करते थे। वो एक साथ ही खाना खाते और पढ़ाई करते। उनके साथी छात्र उन्हें देखकर कहते थे कि वो दोनों उन कमल के फूलों की तरह हैं जिनकी नाल एक ही जड़ से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे समय गुजरता गया, झू यिंगताई के मन में लियांग के प्रति अलग तरह की कोमल भावनाएं पैदा होने लगीं। यिंगताई को लियांग की ईमानदारी, सहृदयता और आचरण की पवित्रता अच्छी लगती।
कई बार उसकी इच्छा हुई कि वो लियांग को अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन उसे डर था कि सच का पता चलने पर लियांग कहीं उसे अस्वीकार न कर दे। वो खामोश रही, हालांकि उसके मन में प्यार की कोपलें जन्म ले चुकी थीं। कभी कभी वो कुछ संकेत भी छोड़ती, लेकिन लियांग उन्हें नहीं पकड़ पाता था। वो कहती कि घर में उसकी एक बहन भी है जिसकी शक्ल और सूरत उससे बहुत मिलती है। वो लियांग के सामने महिलाओं की सुंदरता का बखान करती और सोचती कि उसके मन में महिलाओं के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ईमानदार और सच्चे दिल वाला लियांग इन बातों के छिपे हुए मतलब को नहीं समझ पाता था और सामान्य व्यवहार ही करता। वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका प्रिय दोस्त वास्तव में लड़का नहीं लड़की है। इसी तरह 3 साल बीत गए। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बसंत की एक सुबह की बात है, यिंगताई को अपने पिता का एक पत्र मिला। पत्र में उसे तुरंत घर वापस लौटने के लिए कहा गया था। उसके पिता चाहते थे कि वो घर लौटे और अपनी शादी की तैयारियां शुरू करे। यिंगताई का दिल ये सोचकर ही बैठा जा रहा था कि उसका प्रिय लियांग उसके पास नहीं होगा। विदाई का दिन आ पहुंचा। यिंगताई अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रही थी। विद्यालय के गेट के पास विदा लेते समय यिंगताई लियांग के पास आई और उसने कहा, लियांग, घर में बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाली मेरी बहन है। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो तुम मेरे घर आना। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। लियांग इस बात पर जोर से हंसा, लेकिन उसने वादा किया कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वो जरूर उसके घर आएगा। घर पहुंचते ही यिंगताई की सारी खुशियां गायब हो गईं। उसके माँ बाप ने उसके पहुंचने से पहले ही उसके पति के रूप में एक लड़के को चुन लिया था। ये लड़का एक अमीर सरकारी अधिकारी का बिगड़ैल बेटा माँ वेंकाई था। माँ परिवार समाज में ऊंचा दर्जा पाए हुए था और उनके साथ रिश्ता करने पर झू परिवार का रुतबा भी समाज में बढ़ने वाला था। यिंगताई ने बहुत हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की कि सगाई को तोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ न हुआ। उसने यहाँ तक कहा कि वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप ने एक न सुने। उसके पिता ने कहा, मैंने वचन दे दिया है। एक बेटी का कर्तव्य यही है कि वो अपने माँ बाप की बात माने। याद रखो, हमारे घर का अपमान नहीं होना चाहिए। इसी दौरान लियांग शाम्बो की पढ़ाई भी पूरी हुई। अपना वादा पूरा करने के लिए वो यिंगताई के घर पहुंच गया। वो अपने दोस्त की बहन को देखने के लिए उत्सुक था। जब वो यिंगताई के घर पहुंचा तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसका दोस्त यिंगताई और उसकी बहन 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही इंसान के 2 नाम हैं। वास्तविकता को जानकर वो भौंचक्का रह गया। यिंगताई के साथ बिताए हुए पिछले कुछ साल की यादें एक के बाद एक उसके दिमाग में आने लगीं। साथ साथ बिताई शामें, हंसने हंसाने के वो लम्हे, यिंगताई की मोहक निगाहें, सब कुछ उसे याद आ रहा था। उसका दिल आनंद और दुख की मिली जुली भावनाओं से भर गया था। कुछ ही देर में सुंदर कपड़ों में सजी यिंगताई उसके सामने आई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यिंगताई ने कहा, लियांग, तुम्हें याद है कि मैंने विद्यालय छोड़ते समय तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरे घर पर मेरी जैसी एक बहन है, वो मैं ही हूं। लियांग दुख और निराशा से कांप रहा था। बहुत देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिर में उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो इस पूरे समय तुम ही मेरे साथ थे। मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी, भगवान ने भी मेरे साथ क्या क्रूर मजाक किया है। वो घंटों तक आपस में बात करते रहे। लियांग के मन में बदली हुई परिस्थितियों में एक के बाद दूसरी याद आ रही थी। उसने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, यिंगताई, अगर तकदीर ने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा और पूरी जिंदगी हम साथ रहेंगे। यिंगताई रो रहे थे। उसने कहा, मैंने तो मन ही मन तुम्हें अपने पति के रूप में ही देखा है, लेकिन मेरे पिता ने किसी और को वचन दे दिया है। बताओ अब हम क्या करें? दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते हुए न जाने कहां खोए रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कसम ली कि भले ही इस जन्म में वो एक दूसरे के न हो सके,
लेकिन उनकी आत्माओं को कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। लियांग जब यिंगताई के घर से बाहर निकला तब उसके कदम भारी हो गए थे। उसके चेहरे से रंगत उड़ी हुई थी। अगले कुछ महीनों तक वो दीवानों की तरह घूमता रहा। ना उसे खाने की चिंता थी और ना ही सोने की। दुख और पीड़ा ने उसे बीमार कर दिया। किसी भी दवाई का उस पर असर नहीं हो रहा था। उसके मुंह पर केवल यिंगताई का ही नाम था। वो अपने दुख से हार गया था। कुछ समय बाद ही वो चल बसा। यिंगताई को जब लियांग की मौत का समाचार मिला वो बेहोश हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो किसी से बात तक नहीं कर रही थी, लेकिन उसके पिता पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने आज्ञा दी कि सब कुछ भुलाकर वो मां वेंकाई से शादी की तैयारी करे। शादी की तारीख निश्चित हो गई, बैंड बाजे का प्रबंध हो गया और दुल्हन की डोली भी सजा दी गई। शादी की सुबह यिंगताई ने दुल्हन का रेशमी लाल जोड़ा पहना। उसके चेहरे पर मुर्दान की छाई हुई थी, लेकिन वो चुपचाप डोली में जा बैठी। उसका दिल पीड़ा से कराह रहा था। डोली चल पड़ी। शादी का ये जुलूस सड़क पर चलते हुए क्वाईजी पहाड़ी के पास पहुंच गया। वहीं पर पेड़ों के बीच बनी एक नई कब्र दिखाई दे रही थी। ये लियांग शाम्बो की कब्र थी। यिंगताई ने डोली को रुकने के लिए कहा और वो उससे बाहर आ गई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। वो धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। कब्र के पास पहुंचकर वो घुटनों के बल बैठ गई। उसने बिलखते हुए कहा, मेरे प्रिय लियांग, मैं तुमसे मिलने आई हूं। इस दुनिया में तो हम पति पत्नी नहीं बन सके, लेकिन हमें दूसरी दुनिया में एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक आसमान में काले बादलों की जोर से गर्जना हुई। बादल घूमने लगे और बारिश होने लगी। यिंगताई खड़ी हो गई। उसने अपनी दोनों बाहें फैला लीं और आकाश की तरफ देखती हुई बोली, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो हे पृथ्वी खुल जा और मुझे अपने में समा ले। यिंगताई के पैरों के नीचे जमीन में जोर का कंपन होने लगा। कब्र बीच में से फट गई और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। यिंगताई के चेहरे पर असीम प्रेम और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुली कब्र में छलांग लगा दी। कब्र फिर से बंद हो गई और तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। दुल्हन के साथ जो लोग गए थे वो डर से चिल्ला रहे थे। बारिश रुकने के बाद उन्होंने देखा कि कब्र पूरी तरह से पहले जैसी ही बंद हो गई थी। तभी कब्र में से 2 तितलियों को निकलते हुए लोगों ने देखा। एक का रंग सुनहरा था और दूसरी का नीला। वो दोनों एक साथ उड़ रही थीं। धीरे धीरे वो ऊपर उठती गईं और बादलों में विलीन हो गईं। लोग कहते हैं कि ये दोनों तितलियां लियांग शाम्बो और झू यिंगताई की आत्माएं हैं, जो सब बाधाओं के बाद आखिर में मिल गईं। इस दुनिया के रीति रिवाज और बाधाओं से परे वो दूसरे ही संसार में चली गईं। जब भी बसंत में फूल खिलते हैं, प्रेमी इन दोनों की कहानी को दोहराते हैं और कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। उस दिन के बाद से ही इस पूरे इलाके में मोहब्बत की इन तितलियों की कहानी फैल गई। कवियों ने इन पर कविताएं लिखी, संगीतकारों ने संगीत रचा और कहानी कहने वालों ने इनकी मोहब्बत की दास्तान लोगों को सुनाई। इन सब बातों में एक ही संदेश था, प्रेम अगर सच्चा है तो वो किसी भी धन, किसी भी कर्तव्य और यहाँ तक कि मौत से भी जीत जाता है। आज भी झेजियांग में बुजुर्ग जब पेड़ों के ऊपर मंडराती 2 तितलियों को देखते हैं तो कहते हैं, देखो देखो, लियांग शाम्बो और झू यिंगताई, इन्हें अब कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मोहब्बत और तितलियां। अभी आपने चीन की विश्व प्रसिद्ध लोक कथा की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।